तमाम मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट का फॉर्म भरा रहा होगा, तो जनवरी में पेपर हुआ था, तो आपने देखा पेपर का स्वरूप क्या होता है, ठीक है? उसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जिनका किसी कारण बस कुछ भी समस्या हो सकती है, हो सकता है आपका स्वास्थ्य ना सही रहा हो या जो भी समस्याएँ रहीं, जिनके कारण से आपका रिज़ल्ट रुका, तो उन समस्या को मद्देनज़र रखते हुए और कहाँ हमने कमियाँ की, उन कमियों को याद करते हुए हम अपनी तैयारी अच्छे से करें। इसके लिए माता रानी ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया और हाल ही में जुलाई में ही फिर से सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। सभी इस चीज़ से विज्ञ हो गए होंगे अब तक। तो वही है कि जो है जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो इसी तरीके की घटनाएँ, वरना तो सीटेट की परीक्षा में 8-9 महीने 10 महीने करीब लग ही जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ कि मतलब जनवरी में हुआ और तुरंत फिर नोटिफ़िकेशन आ गया कि नहीं। तो जैसे नोटिफ़िकेशन का एक अलग फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको पता हो जाती है कि एग्ज़ाम की डेट ये है, तो उस समय आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है। आप बहुत जल्दी फटाफट और जो चीज़ आप साल भर में नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा तेज़, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बहुत एकदम तेज़ रहता है। माइंड में ये रहता है कि मेरे पास समय कम है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, तो बहुत तेज़ी से माइंड कैच करता है। तो तैयारी बहुत, और जहाँ आप थोड़ा-सा ये रहता है ना कि अभी तो नोटिफ़िकेशन ही नहीं आया, ये नहीं, तो थोड़ा-सा मन में ये हो जाता है कि अरे! क्या पढ़ाई करें, अभी तो कुछ अता-पता है नहीं, है ना? तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ख़ैर, यदि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके की सोच है तो ये सोच अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए कि देखिए, निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में किसी भी सक्सेस के लिए। तो आप इस चीज़ को, परिणाम क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कब पेपर होगा, क्या नहीं, आप अपने कर्म में लगे रहिए। और जो है, भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में ही आपका अधिकार है, कर्म करते रहिए। और कर्म हमेशा भाग्य से श्रेष्ठ होता है। यदि आपका कर्म मजबूत है तो भाग्य को भी वो एक तरीके से मात दे देता है। तो वही है कि अपना कर्म करते रहिए, बाकी परीक्षा जब होगी, रिजल्ट कैसा आएगा, और ऐसा नहीं है कि आप कर्म करेंगे आपको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं मानती हूँ कि भाग्य का भी कुछ रोल होता है, लेकिन 100% भाग्य नहीं साथ देता है। भाग्य का 1% ही रोल होता है, बाकी 99% आपका कर्म होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा जो है वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। हम जो वीडियो आपको उपलब्ध कराते हैं उसमें फटाफट रिवीजन थंबनेल में भी आपको दिखता होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मान लीजिए कि उन्होंने अपना पूरा पढ़ लिया है थ्योरी, तो उनको प्रैक्टिस सेट ही लगाना है और डाटा इत्यादि की समस्याएं हैं। तो होता क्या है ना, देखिए, बड़े बड़े संस्थान जो है वो प्रमाणिक हैं, अच्छे संस्थान हैं, अच्छी चीज़ें, आप अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि, और वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नेट ज़्यादा जाएगा आपका। कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो वहाँ पर थोड़ा खपत तो ज़्यादा होगी, है ना? तो ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में मैंने रख के बनाया। जो अभ्यर्थी जो है डाटा इत्यादि की जिनको समस्याएं, या गृहिणियाँ जिनके पास समय की समस्याएं हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को ध्यान में रखते हुए मैंने फटाफट, मतलब प्रश्न और उत्तर की वो अपना स्वयं आकलन कर सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना वीडियोज़ बनाती हूँ। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे व्याख्या करनी चाहिए, एक एक कंटेंट को देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अवश्य वैसा करने का प्रयास करूँगी। लेकिन अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें कोई भी कमेंट नहीं आया कि हाँ, नहीं, आप व्याख्या सहित करिए प्रश्नों का हल। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को शायद ये मेथड समझ में आ रहा है, तो मैं उसे को आगे बढ़ाती जा रही हूँ। चलिए, प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न शुरू करने से पूर्व छोटा सा अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत लाभप्रद हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। जो मेरे प्रश्न होते हैं संस्कृत से संबंधित होते हैं, और संस्कृत जहाँ जहाँ भी पूछी जाती है, जिन जिन परीक्षाओं में पूछी जाती है, उन परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। चलिए, हम लोग आते हैं। और हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें, और उत्तीर्ण ही नहीं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाए। ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, गुरु आज्ञा का संधि युक्त पद क्या होगा? संधि विच्छेद संस्कृत का एक मुख्य टॉपिक है। तो संधि विच्छेद गुरु धन आज्ञा, तो आपने देखा होगा ऊ के बाद यदि आ आता है,
तो ऊ का वा हो जाता है। ऐसे कौन से संधि में होता है? यण संधि में होता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि गुरु धन आ गया, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? तो इस ऊ के स्थान ऊ और आ के स्थान पर वा हो जाएगा, यानी ये दोनों हट के। तो आपका क्या होगा? गु और रा पूरा उतार देंगे, ऊ जो है ये और आ दोनों मिल करके वा हो गया है। तो आ की मात्रा लग गई यहाँ पे, गुरुआ ज्ञा हो जाएगा। गुरुआज्ञा आपका जो है रूप बनेगा। तो गुरुआज्ञा देखिए कौन से ऑप्शन है? तो गुरुआज्ञा आपका ग नंबर में है, ग नंबर आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि ला कारः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ला धनाकारः, लृ धनाकारः, ला धनाकारः या फिर ला धन आकारः। लाकारा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें देखिए आ की मात्रा लाकारा, आ की मात्रा लीर्धनाकारा लकारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है लाकारा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसमें बहुत दो संधियों का कन्फ्यूज़न होगा। जिनने पढ़ा होगा अच्छे से दीर्घ संधि वो समझ रहे होंगे, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। क्यों? लृ का ला हो जाता है कौन से वर्ण में? ई उ री लृ इसका गुण हो जाता है। ई आए, ई का ए, उ आए, उ का ओ, लृ आए, है ना? इसका लृ का ला हो जाता है ना, लृ का ला हो जाता है, लृ का क्या हो जाता है? ला हो जाता है, और री का रा हो जाता है। तो यहाँ पर लृ है, लृ के बाद आ आया है तो इस लृ का ला हो जाएगा और आ यहाँ पर लग जाएगा तो आपका रूप बन जाएगा लकारा। तो ये कौन सी संधि का है? ये आपका है कौन सी संधि का है? इकर्ण ई उ री लृ, ई उ यण संधि का, सॉरी यण संधि का ये सूत्र है, गुण का नहीं था। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में गुण बोल गई, नहीं गुण का नहीं, ये यण संधि का सूत्र है। यण संधि कहता है कि इक प्रत्याहार यानी ई उ री लृ के बाद यदि स्वर वर्ण आते हैं, आया स्वर वर्ण आते हैं तो ई का या, उ का वा, लृ का ला और री का रा हो जाता है। तो यहाँ पर ला आया है, आ आया है तो इस ला लृ का ला हो गया और आ की मात्रा लग गई तो आपका क्या बन गया? लकारा रूप बन गया। अगर यहीं पर ये पूछा जाता है कि ये जो लकारा है किस संधि का है, तो ये आपका यण संधि का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21। गोधन अगम इस स्थिति में रूप सिद्ध हो सकता है, यानी गोधन अगम करेंगे तो क्या रूप होगा? देखिए जो हम प्रश्न दे रहे हैं सीटेट की परीक्षा में, ये प्रश्न आपके पैराग्राफ के अंतर्गत पूछे जाएंगे, है ना। पहले कोई पैराग्राफ दिया रहेगा उसको आप पढ़िए, उससे 2-3 प्रश्न दिए रहेंगे। लेकिन देखिए पैराग्राफ से प्रश्नों को निकालना, जैसे वहाँ पे कोई एक दिया गया है कि अमेरिका देश विकसित देश है और फिर वहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो उससे डायरेक्ट जो प्रश्न कर लिया जाएगा वो तो आप वहाँ पैराग्राफ पढ़ के तुरंत निकाल लोगे। बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे अरे सीटेट की परीक्षा में तो संस्कृत लैंग्वेज में हमेशा पैराग्राफ देके प्रश्न बनता है, तो इसको हल करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि आप पैराग्राफ से डायरेक्ट जो प्रश्न बन रहे हैं वो तो आप हल कर लोगे लेकिन जो व्याकरण के उसमें जैसे कोई संधि विच्छेद युक्त समास पद आ गया तो आप वहाँ से पूछ लिया कि जो ये शब्द आया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये कौन सी संधि का है, तो वो आप कैसे कर पाओगे? वो तभी कर पाओगे ना जब व्याकरण आपने पढ़ा होगा, व्याकरण की आपको नॉलेज होगी। तो इसलिए व्याकरण पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ वाले जो डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं वो तो आप पैराग्राफ से पढ़ के थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के निकाल ही लोगे। समस्या कहाँ होती है? व्याकरणात्मक प्रश्न में। इसलिए व्याकरण के प्रश्न हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, कहीं भी हो, सीटेट में हो, खासतौर पे सीटेट में, क्योंकि सीटेट में आपका पैराग्राफ दिया रहता है, चाहे वो गद्य का हो चाहे पद्य का, दोनों का पैराग्राफ देखकर फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं, लेकिन जो व्याकरण के प्रश्न होंगे वो पैराग्राफ से नहीं मिलेंगे। अगर आपको व्याकरण की नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे। तो चलिए हम लोग फिर टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि गोधन अगम स्थिति में रूप सिद्ध हो सकता है गवाग्रम, गो अग्रम, गवग्रम, उपर्युक्त सभी। तो गोधन अग्रम में कौन सा रूप सिद्ध होगा? तो इसमें जो है उपर्युक्त तीनों से इसका 3 रूप बना, गवाग्रम भी बनेगा,
अवंग आदेश हो जाता है, अवंग स्फुटायन सूत्र से अवंग आदेश हो जाता है। तो गोधन अग्रम अयादि संधि का है ये उदाहरण, और इसके तीनों रूप बनते हैं। गवाग्रम भी बनता है, गोधन अग्रम, गोग्रम अग्रम ये क्या है, ये संधि कार्य निषेध करता है, तो यहाँ संधि नहीं होती है, गो और अग्रम उतार लिया जाता है। गवाग्रम यहाँ पर अवग्रह भी लग जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है, तीनों के तीनों रूप गोधन अग्रम की स्थिति में आपके बनेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका सही होगा वो उत्तर आपका घ सही होगा। और ये भी प्रश्न दिया जा सकता है कि गोधन अग्रम के कितने रूप हैं, तो कितने रूप में संधि हो सकती है, तो 3 रूपों में भी संधि हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और हाँ, ये भी पूछे कि गवाग्रम गवाग्रम रूप तो कैसे बना है, तो ये अवंग स्फुटायन एक सूत्र है, उसके माध्यम से गवाग्रम रूप बना हुआ है ना। कौन सा सूत्र है, अवंग स्फुटायन। ये कहाँ चला गया भाई, एक सेकेंड। हाँ, अवंग स्फुटायन एक सूत्र है, उससे जो है ये रूप आपका बना हुआ है। चलिए यहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ पर उत्तर आपका उपर्युक्त सभी सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है गवेंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा। गोधन इंद्रा, गवधन इंद्रा, गवाधन इंद्रा, गोधन इंद्रा। तो गवेंद्र अव आ रहा है, तो अव किस में आता है, एचो अयावा सूत्र है अयादि संधि का, तो अयादि संधि में अव आता है। और अव कब आता है, जब पूर्व वाले शब्द में ओ हो और बाद में कोई स्वरवर्ण हो। तो यहाँ पर ओ देखिए है और बाद में स्वरवर्ण है, तो ओ को क्या हो जाता है, अव हो जाता है। क्या हो जाता है, अव हो जाता है। तो यहाँ पर जो रूप आपका बनेगा वो बनेगा गवेंद्रा, है ना। ओ को अव हो गया, तो देखिए गा को जो ओ है उसको अ होगा। अब ये होगा, यहाँ से जब ये हटा दिए थे तो ये जो है आधा हो गया था। यहाँ पर देखिए, ऐसे देखिए ओ आया है, अब ओ के स्थान पर क्या होना है, या ओ हटा दिए, देखिए ऐसे है ना ओ, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाना है, ओ के स्थान पर ओ हो जाना, आ हो जाना। अब ग में आ मिल गया तो गा, व हो गया गव, वे एक ही मात्रा यहाँ लग गए, द्र हो गया, तो गवेंद्रा रूप बना। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। अगर यहीं पर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सी संधि का है, तो अयादि संधि का ये उदाहरण है, और अयादि संधि का सूत्र पूछा जाए तो एजु अयाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23, हालांकि सूत्र नहीं पूछा जाएगा सीरीड लेवल पे। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि पूर्ण रूप संधि होती है। पूर्ण रूप संधि पर धन पूर्व दोनों पर, पूर्व पर दोनों पर, पूर्व स्थान पर के स्थान पर। तो पूर्ण रूप से संधि कब होती है बताइए। प्रश्न संख्या 23, और ये एकदम यूनिक प्रश्न है। पूर्व रूप से संधि कब होती है, तो आपका पूर्व और पर दोनों पर जो है पूर्व रूप से संधि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है पूर्व में आवर्ण तथा पर में अस प्रत्याहार हो तो पदांत या और व का वैकल्पिक में होता है तस्य लोपा से, संयोगा तस्य लोपा से, लोका साकल्य से, अदर्शनम लोपा से। कह रहा है कि पूर्व में आवर्ण हो और पर में अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो पदांत में पद के अंत में जो या है और वह है उसका वैकल्पिक रूप में होता है, या सूत्र वैकल्पिक रूप में होता है, या वैकल्पिक रूप में होता है कौन से सूत्र से होता है, तस्य लोपा से होता है, संयोगात से लोपा से होता है, लोपा साकल्य से या आदर्शनम लोपा से होता है। प्रश्न संख्या 24, और इसका जो उत्तर सही होगा उसका होता है लोपा साकल्य से। लोपा साकल्य से क्या करता है कि अस प्रत्याहार हो तो पदांत या और वाकार वैकल्पिक रूप से जो है वो क्या कर देता है, लोप कर देता है। और ये आपका उत्तर सही होगा, प्रश्न संख्या 24 का गा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25, ये सब अयादि संधि से ही है। वांतो यही प्रत्यय सूत्र में यही पद में विभक्ति होती है, कौन सी, सप्तमी होती है, द्वितीय होती है, षष्ठी होती है अथवा तृतीया होती है। प्रश्न संख्या 25, और इसका उत्तर सही होगा का। वांतो ये प्रत्यय जो यही है इसमें सप्तमी होती है, इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। चलिए अगले प्रश्न में, यह भी थोड़ा सा ऊंचे लेवल का प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 26, एचे या यावा सूत्र में अय या यावा पद में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, द्वितीया या तृतीया।
प्रश्न संख्या 26, उत्तर सही होगा का प्रथमा। जो आदेश होता है वो हमेशा प्रथमा में रहता है और जिसके जो स्थानीय होता है वो हमेशा सप्तमी में होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रैसा किसका अपवाद है? आद गुणा एंग पररूप पदांतति वृद्धिरेच। तो जो आपका पैसा है वो आपका देखिए किसका है, ये रूपांतरण किसका अपवाद है? प्रश्न संख्या 27। तो ये आपका अपवाद है आपका एंगी पररूपम। किसका है? एंगी पररूपम का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। वृद्धिरेच, वृद्धिरादेश, एंग पदांतति और एंग पररूपम। देखिए वृद्धिरेच और वृद्धिरादेश में बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि एक ही जैसा है, कभी कभी हम झटके में पढ़े रहते हैं तो भूल जाते हैं। वृद्धिरेच जो है वो वृद्धि संधि करने का सूत्र है और वृद्धिरादेश ये वृद्धि संज्ञा सूत्र है। क्या है? संज्ञा सूत्र है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादेश और वृद्धिरेच ये संधि करने वाला सूत्र है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 का उत्तर सही होगा का। चलिए यहीं पर प्रश्न समाप्त हो गए हैं। रहने देते हैं वीडियो को यहीं पर। फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट से आप सभी को लाभ हो रहा है। यदि लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उन प्रश्नों को हल कराऊँगी और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करते हुए नए प्रश्नों को उस आधार पर प्रश्न बनाकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। और यदि जो मैं अभी दे रही हूँ ये समझ जा रहा है तो ये भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को चाहिए क्या। हालांकि मुझे यही लग रहा है कि व्याकरणात्मक प्रश्न देना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि देखिए जो हमने पहले भी बताया था कि जो पैराग्राफ से प्रश्न होते हैं वो तो आप उसमें से कर ही लोगे, लेकिन जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं समस्या वहाँ होती है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो अथवा इंग्लिश हो। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग जैसा बताओगे मैं उस हिसाब से करने का प्रयास करूँगी, लेकिन हाँ उसमें बहुमत होना चाहिए, यानी किसी एक नहीं, कम से कम 10, 15, 20, 25 लोग उस बात को कहें कि हाँ नहीं ऐसे करिए तो मैं अवश्य करूँगी। चलिए ईश्वर से फिर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करें। ऐसी शुभकामना के साथ प्रैक्टिस समाप्त यहीं पर विदा लेते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।